जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। आज मैं आया हूँ इलाहाबाद खुसरोबाग में। यहाँ पर जो है कुछ लोग जुटे हुए हैं और UCC पर और साथ ही साथ पुरुष आयोग पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि हस्ताक्षर अभियान भी चालू कर रखा है लोगों ने। तो इन लोगों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो आइए उन लोगों के पास चलते हैं और देखते हैं कि उन लोगों की मांगे क्या हैं, वो अपनी बातें किस तरह से रख रहे हैं। तो आइए उन लोगों के पास चलते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं सभी भाइयों का, जो कि यहाँ पर एक आंदोलन के तौर पे, एक मीटिंग के तौर पे जो बैठे हैं लोग और UCC पर चर्चाएं कर रहे थे। तो आइए हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि UCC जो आ रही है, इसका मकसद क्या है और इसमें क्या रहेगा, लोगों के लिए कितना बेनिफिट होगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। और सर, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अतुल केसरी है। मैं बनारस से आज ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज में मैं आया हुआ हूँ और पुरुष आयोग और समान नागरिक संहिता के समर्थन के लिए मैं पिछले 1.5 सालों से हस्ताक्षर अभियान में चला रहा हूँ, जिसमें मैं अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे हम हस्ताक्षर प्राप्त करते हैं। मात्र 5 रुपये अथवा सामर्थ्य अनुसार अनुदान दे करके जो भी चाहता है वो हमारे बातों को यदि समझते हैं तो हमारे हस्ताक्षर पत्र पे हस्ताक्षर भी देते हैं और हम उसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 1.5 साल हो गए हमें। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी जो सदन में चर्चाएं हो रही हैं, बिल आने वाली है UCC पर, तो सर इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे सर? देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि समान नागरिक संहिता UCC या जेंडर न्यूट्रल लॉ का भी अर्थ आप समझ सकते हैं, समान नागरिक संहिता का भी, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पे भेदभाव समाप्त करना ये UCC के प्रारूप में है। मगर आज के डेट में है क्या जानते हैं? सभी जाति और धर्म की महिलाओं के लिए सभी कानून हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, शादी का झांसा देके यौन शोषण, पॉक्सो एक्ट, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, मिशन शक्ति, महिला थाना, महिला मंत्रालय, महिला आयोग इत्यादि जितने कानूनी योजनाएं व अभियान आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में है। चाहे वो महिला हिंदू है, चाहे वो महिला मुस्लिम है, सभी केवल मीडिया इसी का नतीजा है कि आज मीडिया में भी आप ज्योति मौर्य और पाकिस्तान से आई हुई एक महिला है, उसके बारे में भी आप चर्चा देख रहे हैं, जो 2 बच्चों की माँ है, कोई 4 बच्चों की माँ है और उनको नया पति चाहिए। उसके लिए मीडिया और सरकार सभी लोग लगे हुए हैं, उसमें 1-1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन उसमें समय देते हैं। मगर आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उसी के विपरीत पुरुषों के पक्ष में हिंदुस्तान के जो पुरुष जो आज हमको सुन रहे हैं, आज जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, किसी भी जाति के है वो, किसी भी धर्म के है वो, सभी लोग को ये बात आज समझना होगा और सभी लोगों को ये बात जान लें कि सारे जितने भी कानूनी योजनाएं व अभियान है, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी महिला छेड़छाड़ का आरोप किसी भी पुरुष के ऊपर लगा सकती है। शादी का झांसा दे के यौन शोषण आप हमेशा अखबार में पढ़ते हैं, चाहे उसमें छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक हर लोग उसमें फंसते हैं। घरेलू हिंसा एक शादीशुदा महिला ही एक पति के ऊपर करती है। दहेज उत्पीड़न का केस एक पत्नी अपने पति के ऊपर करती है। 3 तलाक का केस एक पत्नी अपने पति के ऊपर करती है। पॉक्सो एक्ट एक महिला एक पुरुष के ऊपर करती है। बहला फुसला के अपहरण हमेशा आप सुनते हैं, उसमें भी एक महिला एक पुरुष के ऊपर ही करती है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में हर महिला को, चाहे वो किसी भी जाति की है, चाहे वो किसी भी धर्म की, हर महिला को यह अधिकार है कि किसी भी पुरुष को झूठा या सही कटघरे में खड़ा कर सकती है। मगर ठीक उसी के विपरीत यदि जब आप देखेंगे कि कोई भी पुरुष जो कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक प्रताड़ना झेलता है किसी महिला के द्वारा, उसके पक्ष में, पुरुष के पक्ष में महिला विरोधी कोई भी न तो सख्त कानून है और ना ही कोई आयोग है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिसे कि देख सकते हैं कि शादी का झांसा दे के यौन शोषण का मामला एक सामने आता है। तो कोई महिला होती है, वो शादी का झांसा दे के यौन शोषण का आरोप बड़े से बड़े आदमी पर भी मैंने देखा हुआ है कि एक महिला किसी भी पुरुष के ऊपर लगा देती है। मगर इसी के ठीक विपरीत आप किसी पुरुष को नहीं देखेंगे कि किसी महिला के ऊपर शादी का झांसा दे करके यौन शोषण का आरोप लगाया हो। या सर, इस पे हम ये जो मेरी खुद की जितनी जानकारी है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अक्सर ये देखा गया है
कि एक पुरुष बोलता है कि हमारे अच्छे जो है अफेयर थे, हमारे जो है प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे और काफ़ी हम अच्छे से थे और काफ़ी उसके लिए किया है हमने, उसके लिए ये किया, हमारे हमने उसको ये दिलाया वो दिलाया। लेकिन जब हमारे ऊपर दिक्कत आई, जब हमने ये देना बंद कर दिया, उसके बाद हमारे ऊपर रेप केस लग गया। तो सर इसके बारे में कुछ। अब आते हैं रेप केस पर। रेप हिंदुस्तान में दो प्रकार की होती हैं। एक होता है कोई सड़क पर चल रहा है, कोई महिला, उसको पकड़ कर जबरी हमने उनका रेप कर दिया। एक वो होता है कि महिला सहमति से संबंध बना रही है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 6 महीना साल भर 2 साल 5 साल संबंध बना रही है। संबंध बनाने के बाद जब उसका कोई निजी स्वार्थ पूरा नहीं होता है या वो अवैध संबंध में पड़ती है, किसी पर पुरुष से वो संबंध बनाती है, तब जब पहला आदमी जब उसके पीछे जब जाता है तो वो उस महिला को उस पुरुष को टॉर्चर करती है कि अब हमसे तुम दूर हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम रेप का केस कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में, इस परिदृश्य में महिला के पास पूरा राइट्स है कि वो किसी भी पुरुष के ऊपर, संबंधित पुरुष के ऊपर वो रेप का केस दर्ज करवा सकती है। तो इसी के विपरीत उस पुरुष के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो भी उस महिला के ऊपर रेप से संबंधित। इसी तरीके से आप देखेंगे कि शादी का झांसा दे के यौन शोषण जो मैंने आपको बताया है, शादी का झांसा, यदि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों साथ में शादी का कमिटमेंट करते हैं। शादी एक ऐसा चीज होता है कि हर जिंदगी, आदमी की जिंदगी में एक बार होता है, चाहे वो किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी धर्म का हो। हर लोगों को तमन्ना रहता है कि शादी करने का। मगर शादी करने के बाद यदि महिला, यदि मतलब शादी, यदि वो कमिटमेंट करते हैं, जैसे लिव इन रिलेशन का आज के डेट में जमाना है, तो लड़का लड़की साथ में रहते हैं, यदि उस लड़की को किस लड़के से कोई भी समस्या उत्पन्न होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक किसी भी प्रकार का उसको समस्या उत्पन्न होता है, तो वो उस पुरुष के ऊपर केस कर सकती है कि शादी का झांसा दे करके इन्होंने मेरा साल भर शोषण किया, 2 साल शोषण किया और जान से मारने की धमकी। ये तो साथ में चलता है क्योंकि वो कंपलसरी है, बिना सब्जी, बिना धनिया के सब्जी में स्वाद नहीं आता है। तो ठीक उसी प्रकार से है। और ठीक इसी के विपरीत यदि कोई लड़की, बात बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा कि यदि कोई लड़की और लड़का एक साथ में लिव इन रिलेशन में रहते हैं, लड़की अवैध संबंध बनाती है, लड़की लड़के के ऊपर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक दबाव बनाती है, शोषण करती है, तो संबंधित पुरुष के पास कोई अधिकार, कोई कानून, कोई आयोग, कोई हेल्पलाइन नहीं है जिसमें पुरुष भी अपनी बात को रख सकता है और उसी प्रभावी ढंग से उस महिला के ऊपर संबंधित धाराओं में कार्रवाई हो सके। इसका सबसे ज़्यादा मतलब इसी के वजह से हम समान नागरिक संहिता की मांग कर रहे हैं। नागरिक अर्थात कि लोगों का समूह जिसमें सभी जाति, धर्म के महिला पुरुष सभी एक साथ रहते हैं। जैसे अभी हमारे माननीय मोदी जी ने भी एक बात कहा, मैं आपको एक बात को कहना चाहता हूँ, हमने उनके एक बात को पकड़ा कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते हैं। तो हम बात एक घर की कर रहे हैं और जो भी लोग जाति और धर्म के नाम पे यूसीसी पे भ्रम फैला रहे हैं, हम उन सभी से कह देना चाहते हैं, बात एक घर में लोगों के सदस्यों के लिए समान कानून की बात हो रही है। सदस्यों में पति भी होती है, पत्नी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, गर्लफ्रेंड भी होते हैं, सभी होते हैं। गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक घर में रहते हैं, वो लिव इन रिलेशन में जिस तरीके से होता है, या शादी होने के बाद पति पत्नी रहती है, सास ससुर रहते हैं, तो पति पत्नी जो है, पत्नी को यदि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक पीड़ा होती है ससुराल में पति या पति पक्ष द्वारा, तो पत्नी घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न के तहत वो मुकदमा दर्ज करवा सकती है, जिसमें संबंधित पुरुष और उनके पूरे परिवार तक को त्वरित कार्रवाई की जाती है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक टिप्पणी भी किया था, जिसमें उसने कहा था कि इसमें पहले जांच हो, उसके बाद गिरफ्तारियां हों, क्योंकि इसका बहुत मिसयूज होने लगा था। उसके बाद हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत रिसर्च भी करते हैं, देखते आ रहे हैं कि उसमें अब 377 का बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल होने लगा है, जिसमें 10 साल तक जमानत नहीं है। तो इसमें लोग फंसा रहे हैं, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। अवैध संबंध में 498 का दुरुपयोग हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, महिला पुरुष के ऊपर कर रही है। इसी के विपरीत यदि महिला कोई अवैध संबंध बनाती है, पत्नी अवैध संबंध बनाती है, पति के ऊपर परिवार पैसे का दबाव बनाती है, अपने पति से, अपने माता पिता से अलग रहने का दबाव बनाती है, बाहर घूमने का दबाव बनाती है, या समाज में कोई प्रतिष्ठा, पति का मान मर्दन कर देती है, अर्थात शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक किसी भी प्रकार के यदि महिला यदि शोषण करती है पति के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर, तो पति के ऊपर और उनके परिवार के पास कोई प्रभावी कानून ही नहीं है। हल्की धाराओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सख्त कानून जिसमें कि
महिला के ऊपर भी प्रभावी ढंग से कार्रवाई हो। इस तरीके का कोई कानून या इस तरीके का कुछ ऐसा कोई आधार ही नहीं है जिसपे पति भी या उनका परिवार भी जाके मामला पंजीकृत करवाए और पत्नी और उनके संबंधित परिवार वालों के ऊपर इस तरह से कार्रवाई हो सके। तो इसीलिए हम केंद्र सरकार से चाहते हैं कि पुरुष आयोग क्यों जरूरी है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जिस तरीके से हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए महिला आयोग बना हुआ है, उसी तरीके से पुरुषों के लिए पुरुष आयोग की मांग हम कर रहे हैं, ताकि जो मंच, जो प्लेटफॉर्म महिलाओं के पक्ष में, जो हेल्पलाइन महिलाओं के पक्ष में, जो मंत्रालय महिलाओं के पक्ष में, जो सभी योजनाएं, अभियान व कानून महिलाओं के पक्ष में, उसी के समानांतर कानून, योजनाएं व अभियान पुरुषों के पक्ष में भी बने, प्रभावी ढंग से बने, तत्काल प्रभाव से बने। क्योंकि आज 1,65,000 से भी ज्यादा युवा आत्महत्या कर रहे हैं, जो बहुत शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए। और आज 5 करोड़ से भी ज्यादा मामले आज लंबित हैं न्यायालयों में, जिसको केवल कोई इधर से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। तो हम चाहते हैं कि एक आदर्श और अपराध मुक्त समाज की स्थापना के लिए और पुरुष आयोग समान नागरिक संहिता की गठन करें, जिसमें ये मामले जो आज 5 करोड़ से भी ज्यादा मामले आज न्यायालयों में लंबित हैं, उस पर भी लगाम लगेगा। और जो सुसाइड रेट है उस पर भी रोक लगेगा। और जो फर्जी मुकदमा जो दर्ज करवाते हैं संबंधित, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यदि समान कानून बनते हैं तो उसमें जो भी फर्जी जो FIR दर्ज करवाते हैं संबंधित अधिकारी के ऊपर भी और वादी के ऊपर जो झूठा दर्ज करवाया है मुकदमा, सरकार को तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर जुर्माने का प्रावधान करना चाहिए और संबंधित अधिकारी को भी सख्त सजा का प्रावधान करना चाहिए। तभी हम इस फर्जी और इतने अत्यधिक जो मुकदमे जो आज सभी न्यायालयों में बढ़ गए हैं, उस पर हम एक काबू कर सकते हैं। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कानून में जो एक तरफा कानून है, तो ऐसा कानून हो जो कि बराबर से दोनों के लिए समान हो, जो गलत है उसको सजा मिले और जो निर्दोष है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि महिलाएं पुरुष ही गलत, महिलाएं गलत करती हैं, पुरुष भी गलत करते हैं। जो गलत करे, जो गलत हम ये कहना चाहते हैं कि जो गलत करे उसको सजा हो, किसी इनोसेंट आदमी को सजा ना हो, किसी इनोसेंट महिला को सजा ना हो। हम ऐसे आदमी को सजा देना चाहते हैं जो वास्तविकता में अपराध किया हो। मगर आज के डेट में कानून, मीडिया और सरकार के परिप्रेक्ष्य में अपराध की परिभाषा सिर्फ किसी महिला को ही अबला और सिर्फ पुरुष को ही दोषी समझा जाता है। इसी का परिणाम है कि आज हमें इतना आज हम परिणाम भुगत रहे हैं और जिसका हमें बेहद खेद है। चलिए हम अब ये जनाब के पास चलते हैं, जो कि हमने सुना भी है कि आपके साथ कुछ हनी ट्रैप जैसा कुछ हुआ है। हाँ, तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये हनी ट्रैप का क्या है, मतलब इस किस तरीके से आपको फंसाया गया और हनी ट्रैप में किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, सर इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, कार्रवाई और सुनवाई तो कहीं नहीं होती। पहली चीज़, जैसे कि मुझे फंसाया गया हनी ट्रैप में, तो मैंने सारे अधिकारियों को लेटर और सब जगह भेजा और सब कुछ भेजा, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी चीज़ कि अगर पुरुष अपनी बात कहाँ रखे, किसके पास जाए। और हनी ट्रैप का धंधा इतने धड़ल्ले चल रहा है कि लोगों से दोस्ती करो और उसके बाद जो है उनसे दोस्ती करके हनी ट्रैप का मतलब कि रेप केस दर्ज करो। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा किया है उसने ऑलरेडी एक लड़के के ऊपर किया है, उसका नाम है पदम पांडे। वो 5 साल से नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। और मेरे ऊपर नहीं, बहुत से लोगों के ऊपर उन्होंने मुकदमा किया है। और ये बात पूरा प्रयागराज जानता है, पूरा शहर जानता है, पूरा प्रशासन जानता है, लेकिन प्रशासन कहता क्या है कि हम क्या करें। और दूसरी चीज़, मुझे बदनाम करने के लिए मेरे नाम को भी गलत तरीके से लिखाया गया कि ये जो है बहुत बड़ा गुंडा है, ऐसा है वैसा है। हालांकि जो कि मेरा कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। ये इसलिए लिखा जाता है ताकि FIR को मजबूत कर दिया जाए, सामने वाले को अपराधी बना दिया जाए। गलत तो नहीं कह रहे अतुल भाई? हाँ। तो सर जी जिस तरीके से जो है किसी बेगुनाह को इस तरीके से फंसाया जा रहा है, हाँ। और जैसे गवर्नमेंट जो है बोले कि हम क्या करें जी, जब गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगा इस पर? कौन करेगा? आदमी किसके पास जाएगा, कहाँ जाएगा? जी, सवाल ये बनता है कि अगर गवर्नमेंट ये बोल दे कि मैं क्या करूं, तो ये कानून, इस तरीके का कानून बनाने वाला ही कौन है? रीज़न मैं आपको बताऊं, क्योंकि लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिसके ऊपर नहीं पड़ रही है वो चुपचाप बैठा हुआ है, जिसके ऊपर पड़ रही है वो निकल रहा है। और दूसरी चीज़, एक महिला जाती है, मैं सभी आपके बातों से एक वो बात काट के मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक महिला, जो मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ
मैंने भी, मेरे घर भी महिलाएं हैं। एक महिला जिसको वोट देने का अधिकार है, जिसको समझ है, बूझ है कि मुझे किसे चुनना चाहिए, सही गलत की पहचान है, अगर वो महिला 5 साल बाद जाके FIR लिखा रही है या 1 महीने बाद FIR लिखा रही है कि मेरे साथ फला तारीख को फला रेप हुआ है, पहली बात तो ये चीज़ को नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी, आपको बुलाना आज की होता है वो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते के अंदर वो आज FIR दर्ज की, करवा सकता अतुल है। भाई, आज की इतनी टेक्नोलॉजी हाई है, आपके पास 112 नंबर है, सारी चीजें, हेल्पलाइन है, सब हेल्पलाइन कुछ है, आप तुरंत फोन करिए ना। ये बना बनाया मूर्ख बनाया जा रहा है। तुरंत। जुडिशरी सिस्टम जो है हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख समझती है। आप 10 साल बाद आइए, मीटू है, आप 15 साल बाद आइए, आपका FIR दर्ज किया जाएगा। आप समान अधिकार पुरुषों को भी दीजिए ना। 20 साल बाद 15 साल बाद सबूत कहाँ रहेगा आपके पास। मीटू में अभी MJ अकबर थे, उनका भी हो गया। तो जितने भी योजनाएं, कानून, अभियान, सब कुछ जो चलता है, अभी मीटू का अध्यादेश कोरोना काल में आया हुआ था। महिलाओं के सुविधा के लिए, महिलाओं के पक्ष में इस सरकार को इतना ज्यादा चिंता रहता है, मगर उसी के विपरीत जब कोई पुरुष यदि रहता है, पुरुष के लिए इनके पास कोई चिंता का प्रावधान नहीं है, कोई चिंता नहीं करते हैं। ये यहाँ तक कि 35 से अभी जो कश्मीर में जो हटाया गया उस पर जो चर्चा चल रही थी, उसमें भी उन्होंने महिलाओं का हित देख लिया। तो ये सरकार घूम फिर करके यहाँ तक कि फ्री में आपको टॉयलेट और कंडोम, गर्भनिरोधक गोली तक फ्री में सरकार वितरण करवाती है, समझ लीजिए। तो ये सरकार की सोच क्या होगी। निजता के आधार पर आज महिलाएं जो अंग प्रदर्शन, अश्लीलता कर रही हैं समाज में, और जो भगवा का अपमान जो बता रहे थे बहुत सारे पंडित, पुजारी और नेता लोग, तो ये उनको मैं बताना चाहता हूं कि उनकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने खुद इनको निजता का अधिकार दिया है, सेंसर बोर्ड ने खुद उसको पास किया है। तो सबसे पहले ऐसे नेताओं को तो अपने सरकार के विरोध उस पर खड़े हो जाना चाहिए। जो नेता जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वो सबसे पहले धारा 497 को पढ़ें। मैं खुला चैलेंज करता हूं, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो सनातन धर्म को पालन करने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं उन सभी बाबाओं को मैं चैलेंज करता हूँ कि पहले जाकर धारा 497 पढ़ें और तमाम जो अभी न्यायालयों द्वारा आदेश पारित हुए हैं उसको पढ़ें। अब सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार, आप ये देखिए कि हिंदुस्तान हमारा किस दिशा में जा रहा है। 14 साल 15 साल की बच्ची कहाँ से गर्भपात करवाएगी बताइए। आप जो इंटरनेट पे जो अश्लीलता जो देख रही है, पिक्चरों में, न्यूज में, हर जगह पे जो विज्ञापनों में जो देख रही है, उससे वही वो सीख रही है। आप पार्कों में देख सकते हैं कि लड़कियां क्या कर रही हैं, हर जगह पे आए दिन पकड़ाते हैं, होटल में, ओयो में पकड़ाती है लड़कियां। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है जिसमें महिलाओं को अत्यधिक आज़ादी दी गई है गलत तरीके से। मैं महिलाओं को आज़ादी का मैं विरोधी नहीं हूँ, गलत तरीके से आज़ादी दी गई है जिसका वो मिसयूज कर रही हैं, गलत लाइन में पड़ रही हैं। अश्लीलता, अवैध संबंध, आप देख लीजिए कि इंस्टाग्राम हो गया, जो बहुत सारे सोशल साइट्स मोबाइल पे हो गए, उसमें छोटी छोटी कम उम्र की महिलाएं हो गई, किस तरीके का गंदे गंदे तरीके का अश्लील भरा वो वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हैं। उस पर उनको लाइक भी, ढेर लाइक भी मिलता है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि सरकार को इस बात को समझना होगा कि सरकार हमारा किस तरीके का हिंदुस्तान चाहता है। क्या एक सनातन धर्म और आदर्श समाज का स्थापना वाला, आदर्श समाज वाला हिंदुस्तान चाहता है, या पश्चिमी सभ्यता वाला हिंदुस्तान चाहता है? पहले सरकार को, केंद्र सरकार को यह समझ लेना चाहिए। और जो बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े नेता, जो जिनका भावना आहत, जो गैंग वाले जो हैं, मैं उन सभी से मैं कहता हूं, जो बाबा जो हिंदू राष्ट्र की बात, बड़ी बड़ी बात जो करते हैं, मैं उन सभी को मैं चैलेंज करता हूं, पहले आकर धारा 497 पढ़िए, पहले आकर के देखिए कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, कानून व्यवस्था क्या है, और कहाँ पे क्या आंकड़ा है, क्या कानून का अपराध का आंकड़ा क्या है, और क्या सोशल साइट पे चल रहा है, क्या इंटरनेट पे चल रहा है, किस तरीके की फिल्में बन रही है। सिर्फ एक पठान फिल्म नहीं, उस तरीके की सैकड़ों फिल्म जो तरीके की बन रही है, हम सभी पे बैन करने की बात करते हैं। हम उसमें काला, भगवा, हरा, पीला देख करके नहीं, जो भी अश्लीलता कर रही है, जो भी अंग प्रदर्शन वाला फिल्म बना रही है, जिस तरीका का दृश्य दिखा रही है, उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है और इस पे तत्काल से तत्काल प्रभाव में इन पे रोक लगनी चाहिए। मतलब फिल्म इंडस्ट्री जो अश्लीलता जो है दिखा रही है, जिसमें बच्चों का भी जो है भविष्य खराब हो रहा है, वो बिगड़ रहे हैं, इस पे रोक लगना चाहिए ताकि बच्चे जो है पढ़कर आगे बढ़े, ना कि ऐसी अश्लीलता देखकर। देख सकते हैं तमाम अखबार आप उठाइए, रोज हर दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपराध, और गंभीर अपराध मैं आपको बता रहा हूँ, गंभीर अपराध। कम उम्र के बच्चे, अभी कम उम्र की बच्ची 14 साल की बच्ची थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने बाप को काट के फेंक दी। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। देख सकते हैं, मैं बुलाया हूं भाई, इसने पूरा एक एक बातों का मैंने वर्णन किया, जो कि आज आप देख सकते हैं। इसको आप जूम करके, यदि आपका कैमरा हो दिखा सकता है तो मैं इनको जूम करके मैं दिखा सकता हूँ। चलिए, ये हम एडिट कर देंगे। काफी विचार करने वाली बात है, सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है एक सांस्कृतिक देश है हमारा। एक यहाँ की जो सभ्यता है वो अलग है,
और ये जो सभ्यता वाले नहीं है। पश्चिमी जो देश जहाँ की पे जो सभ्यता, हिंदुस्तान और पश्चिमी सभ्यता लड़ेगा वहाँ पे अपराध होगा, वहाँ पे हिंसा होगा, वहाँ पे भयंकर युद्ध तक हो सकता है। और बड़े बड़े देश इसका उदाहरण है। इसलिए हम अपने संस्कृति को बचा करके रखें, संजो करके रखें। केंद्र सरकार से हमारा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आज भी आँख खोल लीजिए और देखिए कि क्या हिंदुस्तान में हो रहा है, आप किस तरीके का भारत बना रहे हैं। आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप पश्चिमी देश में रह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं। यदि हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान जैसा कानून बनाइए, अध्यादेश लाइए, जिस भी तरीके से हो सके एक सरल और समाज अपराध मुक्त समाज की स्थापना करिए और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए, उसको उसका पश्चिमीकरण कृपया करके ना करिए। बहुत अच्छे तरीके से जो है अतुल जी ने बताया कि हमारा देश संस्कृति का, सभ्यता का देश है और यहाँ जो कानून पास हो तो यहाँ की संस्कृति को देखते हुए उस पर जो है कानून बने, न कि पश्चिमी देश की सभ्यता को यहाँ लागू किया जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे और फिर किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे। चाहता हूँ, अभी बहुत सारे नेता जो हैं यूसीसी पे भ्रम फैला रहे हैं कि किसी को, सभी को मंदिर में पूजा करने दिया जाएगा, सभी को एक साथ एक तरीके का शादी करने का अधिकार। ये किस तरीके के लुहाड़ापंथी तरीके की बात, इतने बड़े बड़े पद पे बैठे हुए नेता बैठे हुए हैं, किस तरीके की बात करते हैं। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जो हिंदू है वो हिंदू रहेगा, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम रहेगा, जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन रहेगा, जो फारसी है वो फारसी रहेगा। जो जिस तरीके से शादी विवाह करता है वो सब अपने तरीके से शादी विवाह, सब कुछ पूजा पाठ सब कुछ करेंगे। केवल सवाल इतना है कि जो महिला और जो पुरुष है, जो अधिकार महिलाओं के पक्ष में, चाहे वो हिंदू महिला है, चाहे वो मुस्लिम महिला है, चाहे वो क्रिश्चियन महिला है, चाहे किसी भी जाति धर्म की महिला हो, जितना अधिकार योजना अभियान अब महिलाओं को प्राप्त है उसी के समानांतर यूसीसी का जो है साफ साफ है कि कुछ जो है समान नागरिक, जो जैसा कानून महिलाओं के लिए सेम वैसा पुरुषों के लिए हो। धर्मों में अगर देख लिया जाए तो जो मुस्लिम में अंसारी को है, जो पठान को सैयद को मिल रहा है अधिकार, वो अंसारी को भी मिलना चाहिए। बात मैं बता रहा हूँ, छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कोई लड़की सड़क पे चल रही है और सामने से सभी जातियों धर्म के पुरुष आ रहे, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, फारसी भी है, क्रिश्चियन भी है, बंगाली भी है, तमिल भी है, गुजराती भी है, सभी जाति के लोग आ रहे हैं और सामने से आ रहे हैं और एक लड़का उसमें से टकरा गया, लड़की से धक्का लग गया लड़की को। तो क्या लड़की जाति देख करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी? नहीं, उसके ऊपर सीधा आरोप लगाएगी कि उन्होंने मेरे साथ मोलेस्टेशन किया, उन्होंने मेरा छेड़छाड़ किया हमको उन्होंने, तो उसके ऊपर अपराध दर्ज, मुकदमा पंजीकृत होगा। उसमें यह नहीं देखा जाएगा वो किस जात का है, वो किस धर्म का है। तो कहने का मतलब ये है कि जातीय धर्म के आधार पे सभी जातीय धर्म की महिलाओं के लिए जो कानून योजनाएं अभियान प्राप्त है, उसी के समानांतर हम पुरुषों के लिए भी मांग रहे हैं। और कृपया करके हमारा आपके चैनल से हम ये बात कहना चाहते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से कृपया करके ऊपर तक इस बात को ले जाइए, ताकि और हर एक व्यक्ति को, हिंदुस्तान के व्यक्ति को, पुरुषों को जरूर से देखना चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि ये आपके हित के लिए है, न कि आपके विरोध के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।